अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। बाबा साहब, भारतीय संविधान और वर्तमान परिप्रेक्ष्य, इन तीनों पर केवल तीन बातें करूंगा। आखिरी में या कमोबेश आखिरी में बोलने का एक नुकसान ये होता है कि समय कम मिलता है, फायदा ये होता है कि जो आपको कहना होता है वो पूर्व के वक्ता कह चुके होते हैं। तो बहुत सारी बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कह दी, इसलिए मैं केवल जब सोच रहा था कि आज आपके बीच में, जो कि मुझे पता चला ये आयोजन उस समूह के लोगों का है जिन्होंने जो अपना पेशा चुना है वो पेशा ही संविधान की रक्षा का है, उन लोगों के बीच में मुझे संविधान पर बात करनी है। तो मैं क्या करूंगा उनके सामने संविधान पर बात, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। लेकिन एक बात मुझे महसूस होती है कि बचपन से जो स्मृति है कि संविधान या जो न्याय की पूरी प्रक्रिया है, उस न्याय की प्रक्रिया में एक प्रतीक के रूप में एक महिला की तस्वीर चलती है देश और दुनिया में, जिसकी आंख पर पट्टी हो और हाथ में ऐसी तराजू हो जिसे न्याय करना है। यानी देखना नहीं है किसके लिए आप न्याय कर रहे हैं, आप निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर के न्याय करेंगे। मैं खुले आंखों से एक ऐसा ख्वाब देख रहा हूं कि उस महिला की बंद आंखों के सामने जो तराजू लटकी हुई है, उसके सामने एक बुलडोजर खड़ा है। ये मेरी चिंता है और यही वर्तमान परिदृश्य है। वो बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? वो बुलडोजर न्याय की उस निष्पक्ष प्रक्रिया पर चल रहा है। मैं उन लोगों के सामने मुखातिब हूं जिनके पेशे की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मुवक्किल का पूरा मुकदमा लड़ते हुए ये साबित करते हैं कि इसने गुनाह किया है या नहीं किया है। ये न्यायपालिका के सामने साबित होगा और इसका तकाजा लिखा भारत के संविधान ने। आज मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही बुलडोजर चलता रहा तो ये एडवोकेट समाज का क्या होगा, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो एमसीडी के कर्मचारी और पुलिस पर्याप्त है। मुझे लग रहा है कि वर्तमान परिदृश्य का सबसे बड़ा खतरा यह है। बाबा साहब, जिनकी बात आज के विषय में भी है, बाबा साहब खुद बैरिस्टर में थे। मुझे लगता है मैं अपनी बातचीत की शुरुआत में बिल्कुल एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूं। अवतार सिंह पाश की कविता है भारत। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं, उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं वरन खेत में दायर हैं, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। मुझे लगता है कि मेरी बातचीत का उन्वान यही है कि बाबा साहब के बारे में अगर बात करने लगे तो यहां तो एक सेमिनार क्या, उस पर तो अथाह बात हो सकती है। मुझे लगता है कि यहां बाबा साहब की जीवनी पर बात करने की बजाय मैं उस रिश्ते की बात करूं जो भारत के संविधान से, उनके ख्वाब से जुड़ा हुआ है। वो संविधान
जिसे बाबा साहब की अगुवाई में बनाया गया। हालांकि ट्विटर पर यह भी चलता है कि बाबा साहब ने थोड़ा ही संविधान बनाया, जबकि हकीकत यह है कि जितने लोग उस संविधान सभा की समितियों में थे, कोई गुजर गया, कोई विदेश चला गया, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हुई, और आखिरी में जब 26 नवंबर को वहां बोला गया तो यह कहा गया कि भाई अगर बाबा साहब ना होते तो यह संविधान इस रूप में नहीं होता। हालांकि कुछ और अतिवादी लोग ये भी कहते हैं कि ये तो ओरिजिनल संविधान ही नहीं है। मेरे पास एक फोन आया, उन्होंने कहा ये जो आप लोग चीख चीख के कहते हो कि भारत का संविधान खतरे में से बचाना है, वो तो संविधान ही झूठा है, गलत है, बेकार है। ओरिजिनल संविधान तो स्टेट एंड माइनॉरिटी में बाबा साहब ने लिखा हुआ है। मैं कहता हूं भाई अगर झूठा और कमजोर संविधान भी नहीं बचा पाए तो वो ओरिजिनल वाला संविधान लागू कैसे कराएंगे? इसलिए सबसे बड़ा खतरा इसे बचा लो। जैसा है उससे बेहतर चाहिए और इस दुनिया को एक मेहतर चाहिए। ये कविता हिंदी साहित्य में भी लिखी गई है। मेहतर के पेशे को बना दिया गया कि वो सबसे निम्न कोटि का है। मेरे लिए जब राष्ट्र का शब्द आता है, राष्ट्र मतलब क्या, जब मैं सोचता हूं तो राष्ट्र की परिभाषा ही शुरू होती है मेरे लिए भारत के संविधान से। उसके पहले के राष्ट्र को कोई राष्ट्र नहीं मान सकता, क्योंकि वो राष्ट्र था ही नहीं। राष्ट्र बनता है वहां के बाशिंदों से। एक भूगोल पर चंद लकीरें खींच देने से कोई राष्ट्र नहीं बनता, वरना राष्ट्र बनते और टूटते नहीं रहते। और पड़ोस का राष्ट्र जो धर्म के नाम पर अलग हुआ, वो भाषा के नाम पर टूटता गया। लकीरें राष्ट्र नहीं होती। मेरा मानना है कि वहां के रहने वाले लोगों से राष्ट्र बनता है। इसलिए जब इस मंच पर खड़े होकर डॉक्टर जितेंद्र मीणा आदिवासियों का सवाल उठा रहे थे, तो वो भारत के संविधान और भारतीयता यानी राष्ट्र के नाम पर हम कहां खड़े हैं, ये उसका सवाल था। इस मंच पर अगर एक माइनॉरिटी तबके से एक अतिथि बैठे हुए हैं, तो इस राष्ट्र में जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी भारत के संविधान ने इस देश के बाशिंदों पर, उसका सवाल है कि आज वो कहां खड़े हैं। इस देश की आधी आबादी जो ओबीसी है, उसके हक हुकूक, इस देश की आधी आबादी जो महिला है, इस देश में वंचित शोषित कमेरा लोग जो हैं, मजदूर किसान, उन सब से मिलकर राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र बनने की शर्त क्या थी? साझा सुख और साझा दुख, वो मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सुख साझा न हो फिर भी चल जाएगा, मगर हमारे दुख साझा होने चाहिए, तभी हम एक राष्ट्र बन पाएंगे, वरना हम एक राष्ट्र नहीं है। किसी अपने पड़ोसी नागरिक के गम में हम शरीक ना हो तो फिर हम किस बात के राष्ट्र हैं? और उसका एक मुकम्मल दस्तावेज है। यानी भारत एक राष्ट्र नहीं था ना, उसे एक मुकम्मल राष्ट्र बनना था 26 जनवरी 1950 के बाद, जिस दिन इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ। और मेरी नजर में भारत का संविधान, जो बाबा साहब ने खुद कहा कि ये तो वैसे कागज का पुलिंदा मात्र रह जाएगा अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए, क्योंकि हमने पॉलिटिकल इक्वलिटी तो दे दी, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी, इस देश में लोकतंत्र का कोई भविष्य नहीं है। मुझे लगता है कि जो एक भरोसा होना चाहिए राष्ट्र बनने में, जैसे मैं एक सवाल अक्सर पूछता हूं, इस देश में बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा के पीछे किसी आदिवासी नायक नायिकाओं के बारे में गैर आदिवासी लोग कितना जानते हैं? इस देश में माइनॉरिटी तबके से आए हुए जितने भी लोगों ने इस आइडिया ऑफ इंडिया को बनाने और बचाने में अपनी शहादत दी, अपना भूमिका निभाई, उनमें से कितने लोगों को हम जानते, पढ़ते, जानते, समझते हैं? कितने दलितों ने क्या क्या झेला? बाबा साहब तक को पूरा इस देश में नागरिक बोध में नहीं पढ़ने दिया गया। नहीं जानते लोग बाबा साहब के बारे में, और आज भी लोग अफसोस से कहते हैं कि हाँ वो दलितों के नेता हैं। अफसोस ये कि आजादी के 75 साल बाद भारत का संविधान अपने कागजों से जमीन पर नहीं उतर पाया, वरना लोग ये समझते कि बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह और तमाम लोगों से मिलकर के जो राष्ट्र बना है, उनमें हमारी जिम्मेदारी थी कि हम पहले अपने राष्ट्र को जाने,
वो हमने नहीं जानने दिया। हमने अकादमिक संस्थाओं में, लाइब्रेरी की किताबों में इन सारे भारत के निर्माताओं को पढ़ने ही नहीं दिया। आम बहसों में हमें उन्होंने जानने ही नहीं दिया गया। इसलिए भारत का संविधान एक भरोसे का नाम था कि चलो भाई, अब कम से कम आप एक राष्ट्र बनना, ये हम तुम्हें सौंप के जा रहे हैं। बराबरी, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद ठीक है, बाद में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, समाजवाद शब्द जोड़ा गया, लेकिन जो समता, स्वतंत्रता व न्याय, बंधुत्व, ये मूल है उस भारत के संविधान का। मगर हमने उसे कागज पर रहने दिया, जमीन पर नहीं उतारा।